मीठी मीठी बातें और मुझे मेरा विश्वास जीता गया और मुझे एक सपने दिखाए गए इन्होंने। 5,000 तुमको मैंने बोली थी इज्जतदारी से बच्चे के लिए भेजाओ करके, तुम अगर वो चीज भेजा देते तो मेरा आना होता था कितनी दूर। ना मैं जिंदे में हूँ ना मैं मरे में हूँ। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और मैं आज कभी उनका मुंह देखता हूँ, कभी मैं अपना देखता हूँ। जिस क्षण में तुम्हारा भी बहुत नुकसान कर दूंगी और अपना भी बहुत नुकसान कर दूंगी और तुम भी कहीं की नहीं रहोगे और मैं भी कहीं की नहीं रहूंगी। 1 महीने 2 महीने के अंदर 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 तकरीबन मैंने 3 लाख रुपए के समथिंग मैंने इनको दे दिया। जब तक मैं पैसा देता रहा तो सारी बात ठीक रही। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, दुनिया के कोई भी मंत्री संतरी कलेक्टर मिनिस्टर पॉलिटिशियन पुलिस स्टेशन गांव भर में कहीं पर भी चले जाओ, होना जाना कुछ नहीं है। तो इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ने का तो जो मेरे पास खर्चे के पैसे रखे रहते घर से वो इन्होंने बराबर कर लिए। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज हम आपको एक ऐसा मंजर, ऐसा जिक्र, एक खबर का, एक वाकये का करने जा रहे हैं जिस वाकये को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है। हम आपको आज एक ऐसे बेगम के बारे में बताएंगे जो बेगम थी महज कुछ घंटों की, उसके बाद वो चंपत हो गई, अपने घर चली गई, या फिर वो कहां चली गई कोई नहीं जानता। यह सिर्फ वो शख्स जानता है जिस शख्स पर यह आप बीती हुई है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। एक शख्स हमारे साथ है जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। उन शख्स का नाम हम इसलिए नहीं बताएंगे ताकि क्योंकि उनका एक सीमा होती है, कुछ समस्या होती है, कुछ परिस्थितियां होती है, इसलिए उनका नाम हम उजागर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो मामला है, मामला ये है कि आजकल जिस तरीके से सोशल साइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कई ऐसी मैरिज.com है जिन मैरिज.com के माध्यम से आप अपने बच्चों की शादी या फिर निकाह आप करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग आज भागदौड़ नहीं करना जानते। लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनको मोबाइल पर मिल जाए, आसानी से मिल जाए, इसीलिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन सोशल साइट्स का जितना इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ठग ऐसे भी बैठे हैं जो सोशल साइट के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जो शख्स जिनका हम आपसे तारुफ आप करवाने जा रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इन्होंने सोशल साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके बाद 1 साल तक इनकी उस महिला से चैटिंग होती है, उससे बातचीत होती है, और वो जब इनके पास आती है उससे शादी उनकी होती है। और शादी के महज 2 घंटे बाद वो ये कहकर जाती है कि वो जा रही है अपने घर, फिर वापस आएगी। लेकिन आज तक वो महिला वापस नहीं आई। उस महिला के बारे में हम आपको बता दें कि नाम हम उस महिला का भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये वो चर्चित महिला है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है। और इस महिला ने न जाने कितने बड़े देश के नेताओं के साथ अपने फोटो चस्पा करवाए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि यह महिला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। लेकिन जो कारनामे वो एक शख्स के साथ करके गई है, उन कारनामों को सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर आप अपने बच्चों की या अपने रिश्तेदारों की शादी करवाना चाहते हैं तो कम से कम सोशल साइट्स पर ना जाइएगा। शादी करनी है तो सोच समझकर शादी कीजिएगा। बहरहाल हम सीधे उनसे आपका तारुफ कराते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी आप बीती, कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था और किस तरीके से वो भुगत रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम हुआ जो आप आज आप हमारे साथ बैठे। देखिए, दरअसल में क्या था कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं था। और कुछ घर वालों की भी नाराज़गी की रहती थी कि बेटे की चाहती उनकी इनका एक बेटा हो जाए। तो मैं पहले मना करता रहा, कि मेरा समझ में आया कि बेटी को देखा कि शायद मैं शादी कर लूँ तो शायद हो सकता है कि बेटा हो जाए या बेटे वाली मिल जाए कुछ मुझे। तो मैं मुस्लिम मैट्रिमोनी करके एक रजिस्ट्रेशन मैंने सन 2022 में कराया। मंथ मुझे सही से याद नहीं है। और उसके बाद में इस लेडी से जिससे मेरा निकाह हुआ है, जिससे मैंने शादी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ शादी निकाह बोलते हैं, आप लोग शादी से जानते हैं, तो इससे मैंने बातचीत करनी चालू कर दी। तो इसने अपना आप को बात करने के बाद में इसने अपना आप को कुछ परेशानी में दिखाया और मुझसे कुछ पैसे की दरख्वास्त की। जब आदमी एक दूसरे पर विश्वास कर लेता है, इन्होंने अपनी मीठी चिपड़ी बातों से मुझे लाइफ लाइन अपना ज़िंदगी में मानने के लिए तैयार हो गई है। तो मैंने उस वक्त में पहले दिन में मैंने इनको कुछ पैसे की सपोर्ट करी। वो सारी डिटेल पैसे की शुरू से लेकर आखिर तक मेरे पास है, और कितना मैंने इनको नकद दिया वो सब कुछ मेरे पास है। और बाकी मैं बताना चाहूँगा, तो ये बात हमारी चलती रही फरवरी तक, ठीक है जी। अब 19 फरवरी को ये मेरे पास आई और निकाह करा, और 2 घंटे के बाद में कुछ नकद और कुछ जो मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर था, मुझे आइडिया नहीं कि कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं था। और कुछ नकद रुपया मैंने इनको दिया, जो कि मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, पर वो मैं रिपोर्ट के अंदर दर्ज कराऊँगा मैं। और ये लेके चले गए। उसके बाद में इन्होंने
अब मुझसे कहकर गए थे कि हम नागपुर अभी अर्जेंट निकलना है। पता चला कि ये 3-4 दिन दिल्ली में रहें। उसके बाद में फिर ये नागपुर पहुँचे। नागपुर पहुँचने के बाद में ये सिलसिला हमारा सिर्फ पैसे पैसे का ही चलता रहा। जब तक मैं पैसा देता रहा तो सारी बात ठीक रही। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, ये हर बार आने के लिए बोलती थी कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो आप पैसा डालो। मैं पैसा डालता गया। कभी बोलती कि बच्चे की स्कूल की फ़ीस के पैसे जमा करना है, कभी बोलती थी स्कूल की बच्चों की स्कूल की किताबें लानी है, तो मैं पैसे देता रहा मैं। और 1 महीने 2 महीने के अंदर 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 तकरीबन मैंने 3 लाख रुपए के समथिंग मैंने इनको दे दिया। अब ऐसा ये बताइए, एक नॉर्मल आदमी का घर का खर्चा कितना होता है? ठीक है, मैं जब बिल्कुल टूट गया, मुझे लगा कि मेरे पास अब है नहीं, आगे पैसे की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मैं परेशान होने लगा, मैं रात दिन मैं जागने लगा, की परेशानी में रहने लगा। फिर उन्होंने मुझे टॉर्चर करना चालू कर दिया कि मैम हम तुम्हारे घर पे हमला बोल देंगे और तुम्हारी बीवी को बता देंगे, तो ये कर देंगे, तुम्हारा हम पुलिस लेके आ जाएंगे, इस केस में बंद करा देंगे, उस केस में बंद करा देंगे। बहरहाल वो मैं इनकी बातों को मैं सुनता रहा, मैं खामोश रहा। फिर मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अचानक ये मेरे घर पे ये अचानक इनका फ़ोन आता है 10 तारीख को मेरे पास। तो मैंने फ़ोन उठाया, बोला अभी आप कहाँ पर हो? मैंने कहीं हूँ। बोला आप रूम पर जाकर वीडियो कॉल करो और मुझे अर्जेंट बात करनी है और अभी कभी जाकर बात हो। मैं कहीं जा रहा था मैं, और मैं बोला कि मुझे टाइम लग जाएगा। नहीं, अभी तुरंत पहुँचो। तो बहरहाल मेरी गाड़ी में डीजल नहीं था, मैंने गाड़ी रास्ते में खड़ी करके, नाम नहीं लूँगा मैं, वो किसी के साथ मेरे साथ मैंने किसी को बुलाया, उसके साथ स्कूटी से जब मैं घर पर पहुँचा तो इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ने का तो जो मेरे पास खर्चे के पैसे रखे रहते घर से वो इन्होंने बरामद कर लिए। एक मेरा मोबाइल था जो कि जिसका भी नंबर मैं जानता नहीं, सिर्फ उसमें वो सिम डली हुई थी, वो नंबर इन्होंने वो जब्त कर लिया। जब मैंने पूछा कि मेरा मोबाइल कहाँ है और पैसे कहाँ हैं, तो इन्होंने फ़ौरन 2 लेडियाँ थी ये, इन्होंने फ़ौरन मेरा मोबाइल अपने जब्त में कर लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने इनसे जब मोबाइल मांगा तो इन्होंने मेरे मोबाइल को बोला कि ऐसा का ज़्यादा परेशानी करोगे तो हम मोबाइल तोड़ देंगे, अब ना तुम्हें भी मारेंगे हम पकड़ के। तो ये बात सुन के फिर मैं बाहर निकल के आ गया। बाहर निकलने के बाद भी फिर मैंने 100 नंबर मैंने कॉल करी। तो उसके बाद में कुछ देर के बाद में तुरंत वहाँ से रिस्पॉन्स आया, मेरे पास कॉल आई और पुलिस वाला भी वहाँ से आया। पुलिस वाले से आप बैठ के बातचीत हुई तो पुलिस वाले बोले ये आपका घर का मैटर है, आप इसको खुद सोल्व कर लो। मुझे उत्तराखंड पुलिस से पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ ले। मेरे साथ शादी के नाम पर ठगा और धोखाधड़ी हुई है और मेरे मोबाइल इनके पास अभी तक बरामद है। इन्होंने ये कहते हैं कि हमने मोबाइल तोड़ दिए और मोबाइल मुझे ना टूटे हुए मिले ना साबुत मिले, जिसकी वजह से सारा मेरा डेटा इन्होंने मेरे मोबाइल के साथ में क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आपकी 1 साल तक आप लोग चैटिंग करते रहे, शादी उसने की और उसके 2 घंटे बाद वो चली गई या भाग गई, जो भी इसे कहें। आपको कैसे लगा कि आपके साथ अब फ्रॉड हो रहा है? फ्रॉड की बात सर ऐसा लगता नहीं कि शायद मेरे पास अगर दौलत अगर होती तो मैं लुटाता रहता। जब मेरे पास जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसका रिएक्शन उल्टा हुआ फिर मेरे साथ में। तो उसने कोर्ट की धमकी और बदमाशों की धमकी, बोले कि तुम मेरी पावर को जानते नहीं हो, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें गिरवान पकड़ के कहीं से कहीं भी ले जा सकती हूँ। तो इस तरह की बातें मेरे सामने वो करने लगे। तो मैं कुछ घबराता गया। फिर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, फिर उन्होंने मशवरा दिया कि आप ऐसा कि फ़ौरन पुलिस कंप्लेंट करें या कुछ करें। तो यहाँ तक नौबत नहीं आ पाई थी। तो उस दिन मैं फिर थाना प्रभारी के पास में गया, उनको एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आप कुछ दिन ठहर जाओ, हम तुम्हारे कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बताना, हम तुम्हारे सहयोग में हैं। अच्छा, पैसा किस किस तरीके से वो मांगती थी और आप किस किस तरीके से देते थे जब 1 साल तक आपने बातचीत की? सर जैसे आज पैसे मांगे कि जानू मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बेटे के लिए ये लेना है तो मुझे पैसे डाल दो। वो एक ही बार के लिए मैंने कई बार पैसे दिए, एक ही चीज़ के लिए मैंने यहाँ खर्च कर दिए, मैंने वहाँ खर्च कर दिए। ठीक है, तो मैंने पेटीएम के माध्यम से पैसे दिए हैं। जब यहाँ पे निकाह के टाइम पे मैंने एक बार ही मेरी पहली मुलाकात ही निकाह के टाइम पे हुई थी, शादी के टाइम पे। इससे पहले हम कभी नहीं मिले आपस में। उसके बाद में दूसरी बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा, मेरी गैर हाजिरी में आए, तब मुलाकात हुई है। इसके बीच में मेरी कभी तक आज तक कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया, आपकी फ़ोन पे या वीडियो कॉल पर आपकी चैट हुई, आपकी बातचीत हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, उसके बावजूद भी आपने लाखों रुपए अभी तक उनको दे दिया है, तो आपको कोई अजीब सा नहीं लगा, कोई आभास नहीं हुआ कि आपके पैसे कहीं गलत जा रहे हैं? नहीं, मुझे दरअसल में मुझे धोखे में रखा गया। और मुझे दरअसल में बातें क्या होता है कि मुझे तो मीठी मीठी बातें और मुझे मेरा विश्वास जीता गया।
और मुझे एक सपने दिखाए गए इन्होंने, और उस सपनों के आधार पर मैं चला, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मेरे पास पैसा ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब पैसा ख़त्म हुआ तो उन्होंने मेरे साथ में किस तरह के जो भी मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग थी, ये जो भी मेरे पास सबूत थे वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिए। अब मेरे पास अभी कानून के हाथ में किस तरह से मुझे बेगुनाह साबित, किस तरह से मेरी मदद करेंगे। बहरहाल मैं सच में फंसा हूँ, ना मेरी मरने में ना मैं जिंदे में हूँ, ना मैं मरे में हूँ। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और मैं आज कभी उनका मुंह देखता हूँ, कभी मैं अपना देखता हूँ। अगर शायद मेरे बच्चे नहीं होते, मैं शायद पता नहीं मैं क्या हो यहाँ शायद बैठा नहीं होता मैं। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन आपने करा अपना, तो उस महिला से जब आपका कांटेक्ट हुआ रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो क्या आपने कभी उसका प्रोफाइल चेक किया? क्योंकि जिस तरीके से हमने फ़ोटोज़ देखे हैं, कई ऐसे नेता हैं देश के जिनके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, एक पार्टी से वो ताल्लुक़ रख रही हैं, कि वो पार्टी से ताल्लुक़ है भी उसका नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कई नेताओं के साथ उनका फ़ोटो है। तो आपने कभी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश की? मुझे पता नहीं था कि इस लेवल की औरत हैं, और शादी के बाद भी इन्होंने बताया कि तुम मेरी ताकत, मेरी पावर देख लो, ठीक है ना, कितनी है। तो मैंने कभी गया, ना मैंने कोई कमेंट करी। एक आध बार मैंने कमेंट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अभी इन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट पे डाल रखा उस पर। अच्छा, अब आपसे वो दूर चली गई, हालांकि 2 घंटे के लिए आपके पास आई थी पहली बार, और दूसरी बार वो तब आई थी जब उन्होंने आपके घर का ताला तोड़ा और आपके साथ बदतमीजी की। क्या इसके बाद कोई फ़ोन आपको आया, किसी तरह की पैसे की डिमांड आपसे की गई? देखिए, जितनी ये यहाँ पर आई थी, 11 तारीख की बात है कि जाखन क्या बोलते हैं आपका, जाखन पेट्रोल से पहले जो ICI बैंक है, 7:30 और 8:30 के बीच की, शायद मुझे टाइम सही से नहीं बता पाऊँगा, कि जब मेरे पास से कैश भी ले लिया गया तो इन्होंने जबरन मुझसे कहा कि ये अपना ATM चलो और ATM अपना बैलेंस, अकाउंट चेक कराओ कितना बैलेंस है। तो मेरे पास तो थे नहीं, मैंने इनको बोल दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो इन्होंने खुद जाकर मेरे अकाउंट को डाल के मुझसे पिन कोड मालूम करा, इन्होंने बैलेंस चेक करा। बैलेंस चेक करने का तो 1000 मात्र कुछ रुपए थे, 1000 भी वो इन्होंने निकाल लिए, और फिर उसके बाद मेरा पर्स फिर दोबारा चेक किया गया। तो अब इस तरह की जो प्रताड़ना आपके साथ हो रही है, घर वाले आपके कॉन्फिडेंस में हैं? आपने घर वालों को बताया है पूरा मामला? देखिए, घर वालों को मैंने सब बताया। घर वाले कहने लगे जो कोई चीज़ तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। घर वालों की आश्वासन की वजह से मैंने शादी करी थी, और मैंने इनसे कहा था कि ऐसा, इन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि जब हमारा निकाह हो जाएगा मैं घर जाके बता दूंगी अपने, और पेपर दे दूंगी। और आज तक कोई मैं ये बोलते कि नागपुर आप आ जाओ, होटल में ठहरना, वहाँ हम मिलेंगे। तो मैंने कि मैं होटल में तो जाऊँगा नहीं, जब मेरी शादी हुई तो आपके घर जाऊँगा। तो इन्होंने हमेशा मना करा, इस वजह से मैं नागपुर नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि वो तो आपके घर वालों को जानती है, लेकिन आप उसके घर वालों को नहीं जानते? मैं नहीं जानता, जितना इन्होंने मुझे दिखाया फेसबुक के जरिए, वो फ़ोटो इन्होंने मेरे पास भेजे, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है। मेरी बात आज तक किसी से नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं चाहता, अगर रियल है तो ठीक है, इन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं कानून कार्रवाई चाहता हूँ ताकि कोई आदमी और शिकार ना बने। तो आपने सुना या आप बीती कि यहाँ पर किस तरीके से जो सोशल साइट है, सोशल साइट के माध्यम से इन जनाब का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद एक महिला से संपर्क में आते हैं, वो महिला 1 साल तक इनसे बातचीत करती है, चैटिंग इनसे होती है, वीडियो कॉल इनसे होती है, और कई बार कई चीज़ों के लिए वो इनसे पैसे लेती है। उसका ये कहना होता था कि बच्चे की फ़ीस देनी, यानी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो महिला डाइवोर्सी है, ये महिला ने खुद इनको बताया था, तो लिहाजा उसका बच्चा भी होगा, उस बच्चे के लिए पैसे उन्होंने कई मर्तबा दिए, कई अन्य चीज़ों के लिए भी पैसे दिए। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए और पैसे देने से उन्होंने इनकार किया, तो उस महिला का पूरा रिएक्शन चेंज हो गया। यानी कहानी जो समझ में आ रही, कहानी यही है कि पैसे जब तक थे तो पैसे तब तक प्यार था, और पैसे जब खत्म हो गए तो उसके बाद लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि आज तक इनकी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात हुई थी शादी के दौरान, और वो भी सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात थी। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होती है वो तब होती है जब ये पैसा देने से इनकार कर देते हैं। वो महिला नागपुर से यहाँ पर आती है, इनके घर में तोड़फोड़ करती है, जबरन इनके साथ हाथापाई करती है, इनको जबरन खींचकर देहरादून के एक ATM में ले जाती है। वहाँ पर इनके ATM से पैसा निकाला जाता है, उसके बाद फिर इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है, और वो यहाँ से चंपत हो जाती है। तो इस पूरी कहानी का जो ये पूरा मामला है वो यही है कि एक शख्स पीड़ित है जबकि दूसरा शख्स मौज में है। उसे कोई सरोकार नहीं कि ये शख्स कहाँ से इतना पैसा देगा, और इनकी अब एक ही इच्छा है,
पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पर इनको पूरा भरोसा है और इनकी एक गुहार पुलिस से यह है कि जिस तरीके से पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है, पुलिस इनके पूरे मामले में छानबीन करे ताकि दूध और पानी का पानी साफ हो सके। तो सोशल साइट्स को देखकर साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप भी शादी करने के इच्छुक हैं तो कम से कम सोशल साइट को टटोल लें, उस शख्स के घर वालों के बारे में सब कुछ जान लें जिस शख्स से आप शादी करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन जैसा हश्र आपका भी हो कि देखा किसी और को, हुआ कुछ और, निकला कुछ और। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ये तब होती हैं जब आपने किसी को देखा ना हो, किसी को पहचाना ना हो। तो इस घटनाक्रम के बाद कम से कम इस बात को गांठ बांध ले और जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे क्राइम पेट्रोल में किसी नए स्टोरी के साथ। आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अफजाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।